हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट एआई स्किल्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे सीखना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसे समझे बगैर आप डेटा साइंस को अच्छे से समझ ही नहीं सकते। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी डेटा के बारे में, और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस डेटा साइंस ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड में भी काफ़ी यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास में और समझते हैं डेटाबेस के बारे में और जानते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। तो चलिए समझते हैं डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी डेफिनेशन के साथ और समझते हैं डेटाबेस को कि डेटाबेस क्या होता है। देखिए, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने जाना था डेटा के बारे में कि डेटा क्या होता है। डेटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ये हमें अलग अलग फॉर्म्स में मिलती है। स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा, हमने इनके बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट मैंने बनाई है फाउंडेशन सीरीज की, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वो तो थी डेटा की बात और हमने जान लिया कि भी डेटा ये चीज़ है, क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब हमें उस डेटा को कहाँ रखना है, या हमें जब ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, ऐसे सिस्टमेटिक वे में रखना है कि जब मुझे उस डेटा की जरूरत हो, जब मुझे उस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो मुझे ज़्यादा सरदर्दी लेने की जरूरत ना हो। ठीक है, मैं इजीली उसको असेस भी कर सकूं। अगर मुझे उसमें कुछ अल्टर भी करना है, मुझे उसमें कुछ चेंजेस भी करनी है, कुछ मुझे ऐड करना है या फिर मुझे उसमें डिलीट करनी है कोई चीज़, तो मैं उसको इजीली कर सकूं। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि डेटाबेस क्या है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड एंड मैनेज्ड फॉर इजी एक्सेस, रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन। वही बात जो मैंने अभी आपको बताया कि डेटाबेस क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। मतलब एक डेटाबेस क्या है, एक ऐसी जगह है जहां पर हम डेटा को या किसी इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिकली वे में उसको कलेक्ट करके रखते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, ठीक है, और उसको हम इजीली ताकि मैनेज कर सके, असेस कर सके, रिट्रीव कर सके और मैनिपुलेट कर सके। मैनिपुलेट करने का मतलब ये कि अगर मेरे को उस डेटा में कोई चेंजेस करने हैं, कोई चीज ऐड करनी है या एलिमिनेट करनी है, तो मैं उसको इजीली कर सकूं। यही चीज हमारी क्या कहलाती है, डेटा बेस कहलाती है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई हो। इसको मैं अगर एक एग्जाम्पल के साथ देखूं, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें इसे हम समझते हैं। एक सेकेंड जी। तो ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, और मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, कलेक्शन ऑफ मेरे पास डेटा है, मैं उसको यहां पे स्टोर कर रहा हूं। ये मेरा क्या है, डेटाबेस, और ये जो डेटाबेस है ये मेरे कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये कपबोर्ड है, कपबोर्ड मतलब कि अलमीरा है, इसमें मैं बहुत सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, काफ़ी महीनों के यूटिलिटीज बिल जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, टेलीफोन बिल्स वगैरह मेरे पास बहुत सारे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जिसमें मेरे पास आईडीज कार्ड है, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट्स है। तो अगर मान लो मैं इसको, इन सारे डेटास को अगर मैं मैश करके एक जगह रखूंगा, और मुझे अगर मान लीजिए आधार कार्ड की जरूरत है अपने, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है तो मुझे छांटने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं उसको सिस्टमेटिक वे में कर दूँ, एक अलमारी में अगर मैं सिस्टमेटिक वे में रखूँगा कि भाई यहाँ मैं अपना आधार कार्ड रखूँगा, ठीक है, मतलब मेरे और मेरी फैमिली के आधार कार्ड्स इसमें रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे यूटिलिटीज बिल वगैरह रखे हैं, यहाँ पे और अनदर डॉक्यूमेंट्स बैंक्स वगैरह के ये ऐसे रखे हैं। तो मुझे जिस चीज़ की जरूरत होगी तो मुझे पता है कि भाई इस वाले ड्रॉर में, इस वाले हाँ शेल्फ में मेरे पास सर्टिफिकेट से रिलेटेड डेटा, तो मैं उसको वहाँ से उस ड्रॉर को ओपन करूँ और मैं वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो एक हमारे घर में जैसे कपबोर्ड में हम जो भी सामान ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, ये वैसा ही है। तो बिल्कुल ये डेटाबेस भी वैसे ही काम करता है। इसकी अनदर वो नहीं, बस समझ लीजिए ये एक डिजिटल वे की अलमारी है। ठीक है, ये डिजिटल वे की अलमारी है, इसमें हम अपने डेटा को सिस्टमेटिकली तरीके से स्टोर करते हैं। स्टोर तो करते ही करते हैं, हम इजीली मैनेज भी करते हैं इसको। जब हमारे को जरूरत होगी हम यहाँ से असेस भी कर सकते हैं, रिट्रीवल भी कर सकते हैं, और हमारे को अगर
मैनिपुलेट करने की भी अगर जरूरत पड़ी, मतलब कुछ चीज ऐड करनी है, ये एलिमिनेट करनी है, तो हम वो भी इजीली कर सकते हैं। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। एक यूनिवर्सिटी में हजारों बच्चे होते हैं, काफी ब्रांच होती है, फार्मेसी की अलग है, इंजीनियरिंग की अलग है, मेडिकल की अलग है, बहुत सारी ब्रांचेज है, ठीक है। अब मुझे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड में से, मान लीजिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट के किसी स्टूडेंट का मेरे को डाटा चाहिए, ठीक है। अब डाटा तो इनके पास बहुत सारा है, ठीक है। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में 3,000 बच्चे हैं अलग अलग ब्रांचेस के, ठीक है। और मुझे चाहिए किसी एक सिंगल पर्सन का डाटा, कि मुझे इसका डाटा दो आप, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी 3,000 बच्चों को एक, अगर उनके पास वैसे कहते हैं ना मिक्सड अप डाटा होगा तो वो कैसे, उनको तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने डाटा को सिस्टमेटिक वे में अगर रिकॉर्ड कर रखा होगा तो वो मुझे इजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उनके पास डेटाबेस है, तो वो हमारे को बता सकते हैं कि भाई लीजिए ये नाम है उस पर्सन का, ये कोर्स है, ये इसका एकेडमिक रिकॉर्ड है, ये फोन नंबर है, ये ईमेल आईडी है, ये प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट है, ठीक है। तो वो इजीली मुझे मिल सकता है। हालांकि ऐसे कोई देता नहीं है किसी का रिकॉर्ड, लेकिन मैं आपको एक वैसे बता रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, कि अगर डेटा मैश होगा, मैक्स मतलब मिक्स होगा, ठीक है, मिक्स वे में रखा होगा, कोई फॉर्मेट ही नहीं होगा रखने का, ठीक है, तो डेटा को एसेस करना, स्टोर करना, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप डेटाबेस में सिस्टमेटिक वे में अगर उसको स्टोर करते हैं तो आप इजीली उसको असेस भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि डेटा क्या है, एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड collection of data that is stored and managed for easy access, retrieval and manipulation. I hope आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई हो। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज्ड इन वेरियस फील्ड लाइक बिजनेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए क्या मतलब है इसका, कि डेटाबेस क्या, वो एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, तो प्लीज इस वीडियो से, अभी तो आप ये वीडियो देख लीजिए, जब इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, तो इससे पहले वाली जो वीडियो है व्हाट इज डेटा पर, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत डेप्थ में मैंने समझाया हुआ है डेटा के बारे में, और जो मैंने अभी आपको बताया स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, ये सब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इसमें बताया कि इट एक्ट एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी, कि सेंट्रल रिपोजिटरी होती है जिसमें हम स्ट्रक्चर डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर डेटा को भी स्टोर करते हैं और अनस्ट्रक्चर डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डेटा वो होते हैं जिसमें, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, स्ट्रक्चर डेटा वो होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा हो, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर डेटा वो होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर्ड भी हो, मतलब रोज एंड कॉलम की फॉर्म में भी होते हैं, और कुछ कुछ वो अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, मतलब उनका थोड़ा जो क्वालिटी है वो स्ट्रक्चर्ड जैसी भी होती है और अनस्ट्रक्चर्ड जैसी भी होती है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन से, जैसे कि हमारी फोटोज, जैसे इमेजेस, वीडियोस, ठीक है, और आपका कोई भी, मतलब जैसे यहाँ पर वीडियो है, फोटोज है, ईमेल है, ठीक है, इस तरह के जो डेटा होते हैं जो कि अनस्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं उनको हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा एक आपको हिंट देने के लिए बताया था। वैसे इससे पहले वाली वीडियो में आप जरूर देखिएगा व्हाट इज डेटा वाली में, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब इसमें लिखा है कि यूज्ड इन वेरियस फील्ड लाइक बिजनेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, ये हर फील्ड में यूज होता है। आप बिजनेस की फील्ड में भी यूज हो रहा है, हेल्थ केयर की फील्ड में भी यूज होता है, एजुकेशन फील्ड में भी यूज होता है और टेक्नोलॉजी में भी यूज होता है ये, ठीक है। देखिए टेक्नोलॉजी में हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, तो डेटा साइंस में तो ये डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये वेब डेवलपमेंट में भी यूज होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज होता है, साइबर सिक्योरिटी में भी यूज होता है। एजुकेशन में जैसे मैंने आपको बताया अभी कि भाई एक यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे डेटा है बच्चों का, तो वो भी इसी तरीके से मैनेज करते हैं। हेल्थ केयर में पेशेंट रिकॉर्ड भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी काफी यूज होता है, बिजनेस में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें अलग अलग तरीके का डेटा होता है जहाँ पे स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है। तो
वो हम सब इसमें यूज कर सकते हैं और यही ये एक्ट करता है एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट ये कहता है कि डेटाबेसेस इनेबल इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा अक्रॉस वेरियस यूज केसेस। डेटाबेस में ये नहीं कि हम एक सीमित वॉल्यूम में ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं, नहीं, जरूरत पड़ने में हम डेटाबेस की जो क्वांटिटी है, ठीक है, ताकि हम एक बिग डेटा को भी उसमें स्टोर कर सकते हैं तो हम उसको स्केल भी कर सकते हैं, उसको कम ज़्यादा भी अपने ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस इनेबल इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा अक्रॉस वेरियस यूज केसेस। अब जैसे यूज केस, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपका रियल टाइम भी डेटा आ रहा है, तो आप डेटाबेस को स्केल कर सकते हो, आप अपने डेटाबेस को बढ़ा घटा सकते हो अपनी जरूरत के अनुसार। तो इसका मतलब ये कि लार्ज बिग डेटा पर भी काम करता है, ऐसा नहीं एक सीमित वॉल्यूम पर ही काम करेगा, नहीं, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिग डेटा पर भी काम करता है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद एंड मैनेज द डेटाबेस। जी हाँ, डेटाबेस से अगर हमें मैनेज करना है, इंटरैक्ट करना है, तो हमारे को डीबीएमएस के जरिए ही हम इसको इंटरैक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो डीबीएमएस का मतलब ये हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के काफी एग्जाम्पल है, जैसे कि MySQL, PostgreSQL एंड MongoDB। ठीक है, ये है MySQL, PostgreSQL एंड MongoDB। बेसिकली ये क्या है, ये तीनों सॉफ्टवेयर है। कि कैसे सॉफ्टवेयर है ये ये एक तरीके की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं अपने डेटाबेस से। ठीक है, अब ये तीनों चीज क्या होती है इसे हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में तो यही है डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस क्या होता है, हम इसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमें इसे इंटरैक्ट करना है तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सहारा लेते हैं। तो आई होप आपको ये चीज यहां तक समझ आई हो। और देखते हैं इसमें कि इसमें लिखा है द पर्पज ऑफ डेटाबेस इज नॉट जस्ट टू स्टोर डाटा। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा है इसमें। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से कर देता हूँ। जी, इसमें लिखा है द पर्पज ऑफ अ डेटाबेस इज नॉट जस्ट टू स्टोर डेटा। केवल स्टोर करने के लिए ही डेटा बेस का इस्तेमाल नहीं होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इफिशिएंटली मैनेज द डाटा एंड प्रोवाइड रियल टाइम एक्सेस टू मल्टीपल यूजर। जी हाँ, बिल्कुल, केवल हम डेटाबेस का जो इस्तेमाल है वो केवल डेटा को स्टोर करने के लिए ही नहीं करते, बल्कि ये इफिशिएंट मैनेज भी करता है डेटा को। और जब हमारे को हमारे किसी यूजर को कोई डाटा की या इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, मल्टीपल यूजर्स को, तो ये उसको प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो डेटा को जो हम स्टोर करते हैं वो स्ट्रक्चर डेटा भी इसमें स्टोर हो जाता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा भी हो जाता है और अनस्ट्रक्चर डेटा भी हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा जो कि रो एंड कॉलम में होता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा जैसे ये हमारी जेसोन फाइल है जिसमें थोड़ा स्ट्रक्चर्ड के भी गुण है और अनस्ट्रक्चर्ड के भी गुण है, और हमारी फोटोज हुई, वीडियोज हुई, ऑडियो हुई, तो ये हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। ठीक है, जिसमें कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। तो ये तीनों फॉर्मेट के डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेबल होता है क्या, हमारा डेटाबेस। सेंट्रल रिपोजिटरी क्या होती है? सेंट्रल रिपोजिटरी इज अ सिंगल centralized location for storing, organizing and managing data, ensuring easy access and efficient collaboration। जी हाँ, मैंने जैसा आपको बताया कि सेंट्रल रिपोजिटरी क्या है, एक सिंगल सेंट्रलाइज लोकेशन है किस चीज की, डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए, ताकि हम इफिशिएंट वे में असेस कर सके और कोलैबोरेट कर सके। ठीक है, अब इसका जो जैसे मैंने आपको बताया यूज बिजनेस में भी होता है। जैसे बिजनेस में क्या है, ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर एंड इन्वेंट्री। जी हाँ, यहाँ पर बिजनेस में इसका यूज काफी होता है। ठीक है, हेल्थ केयर में होता है मेंटेनिंग पेशेंट हिस्ट्री एंड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, एजुकेशन में मैनेजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स
एंड एग्जाम रिजल्ट, बिल्कुल उसमें भी इसका यूज होता है। टेक्नोलॉजी सर्विंग एज अ फाउंडेशन फॉर द बैकएंड ऐप एंड वेबसाइट, बिल्कुल जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें बैकएंड में भी हमें डेटा की जरूरत होती है, ठीक है, फ्रंट एंड में भी जरूरत होती है। तो वहाँ वेब टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, वेब डेवलपमेंट हो, साइबर सिक्योरिटी हो, डेटा साइंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हर चीज में डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और अब हम बात करते हैं डीबीएमएस की, तो ये कह रहा है कि अ डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज डेटाबेसेस एंड अलो अस टू रिट्रीव एंड अपडेट डेटा। तो क्या इंटरेक्ट करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस, क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। ये मैनेज करने के लिए यूज होता है डेटाबेस को, और हमारे को अलाउ करता है कि हम डेटा को रिट्रीव कर सके और अपडेट कर सके, एलिमिनेट कर सके, अगर हमें कोई डिलीट करना है डेटा, ठीक है, मैनिपुलेट कर सके। तो ये हमारे को इस चीज की भी सहायता करता है, क्या, डीबीएमएस। बहुत सारे डीबीएमएस है, जैसे मैंने बताया पोस्टग्रेसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, ठीक है, माई एसक्यूएल है। तो बिल्कुल विस्तार से पढ़ते हैं हम इसके बारे में आगे। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस के बारे में। क्या है कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि डेटा क्या होता है। हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो डेटा क्या होता है? द एक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड सच एज नेम्स, ट्रांजेक्शन्स और प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी एक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसे हम स्टोर करना चाहते हैं। अब वो जो इंफॉर्मेशन है या फिर वो जो डेटा है, वो कुछ भी हो सकता है। वो नाम का डाटा या इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी ट्रांजेक्शन की डाटा हो सकती है, कोई प्रोडक्ट डिटेल भी हो सकती है, ठीक है। तो एक तो ये कंपोनेंट है किसका? डेटाबेस का। दूसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, जैसा हमने अभी जाना, सॉफ्टवेयर दैट अलो यूजर टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, एग्जांपल माई एसक्यूएल एंड मोंगोडीबी। बिल्कुल हमने भी ये जाना कि हमारे को ये अलाउ करता है कि हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सके, तो उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं? माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ये स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, जो हमारे को डिफाइन करता है कि हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, कि कैसे डाटा ऑर्गेनाइज्ड है, टेबल या फील्ड की फॉर्म में, ठीक है। कुछ डेटा जो फील्ड में है, कुछ टेबल्स में है, ठीक है। तो हमारे को स्ट्रक्चर का एक स्कीमा बताया जाता है, ठीक है, कि कैसे डाटा आपका ऑर्गेनाइज्ड है, वो हमारा स्कीमा कहलाता है, ठीक है। चलिए, क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है? A language used to interact with the database, for example SQL and NoSQL। जी हाँ, देखिए अभी हमने बात करी डेटाबेस के बारे में, अभी हमने बात करी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे को अलाउ करता है इंटरेक्ट कराने के लिए, किससे? डेटाबेस से। अब वो इंटरेक्ट कैसे कराएगा, हमें ये भी समझना चाहिए। तो वो जो इंटरेक्ट कराएगा, तो वो हमारे को कराएगा क्वेरी लैंग्वेज की मदद से, ठीक है। तो क्वेरी लैंग्वेज की मदद से पहली बात क्या है? क्वेरी लैंग्वेज कौन कौन सी? एक तो सीक्वल, ठीक है, एक है हमारा नो सीक्वल। इन लैंग्वेज में जब हम काम करेंगे, ठीक है, तभी हमें जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डेटाबेस से हमें इंटरेक्ट कराएगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि क्वेरी लैंग्वेज क्या है कि ये इंटरेक्ट कराने में मदद करता है, किससे? डेटाबेस से, कि हमें डेटाबेस को इंटरेक्ट कर सके। और क्वेरी लैंग्वेज कौन कौन सी? सीक्वल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये यूज होती है फॉर रिलेशनल डेटाबेस के लिए, ठीक है। और नो सीक्वल एपीआईज फॉर नॉन रिलेशनल डेटाबेस। एपीआईज का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरेक्ट कराने के लिए आपको क्वेरी लैंग्वेज की इस्तेमाल होता है। तो यही है कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। तो स्कीमा के बारे में भी हम थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो देखिए, स्कीमा रेफर्स टू द ब्लूप्रिंट और स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस दैट डिफाइन हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, स्टोर्ड एंड रिलेटेड। देखिए, स्कीमा मैंने अभी जैसा आपको बताया एक स्ट्रक्चर्ड है, एक स्ट्रक्चर वे है, एक ब्लूप्रिंट है डेटाबेस का, जो हमारे को बताया जाता है कि भाई आपका जो डेटा है वो इस तरह से स्टोर्ड है, ठीक है। तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है।
आगे देखते हैं, इसमें लिखा कि इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द डेटाबेस इंक्लूडिंग नेम्स ऑफ टेबल, द फील्ड और द कॉलम दे कंटेन। ये हमारे को इसमें हम आसानी से जान सकते हैं कि भाई ये जो डेटा है ये नेम्स ऑफ टेबल है, ये फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो है मान लीजिए ये यूज़र आईडी है, ठीक है, ये नेम है, इसमें ये डेटा है राहुल, भरत, रोहित। यूज़र आईडी इनकी 1 2 3 है, एज इनकी 25 34 28 है, ठीक है। हम इजीली समझ सकते हैं कि भाई भरत की जो एज है, जिसकी यूज़र आईडी 2 है और एज 34 है, तो हम समझ के अगर हमारे पास अच्छा सही तरह से स्कीमा में डाटा रिकॉर्ड होगा तभी तो हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ठीक है। रोहित की जो एज है वो 28 है, इसकी यूज़र आईडी जो है वो 3 है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जो 3 है, रोहित है, 28 है, ये क्या है, ये डेटा है, ठीक है। और ये सब क्या है, यूज़र आईडी, नेम, एज, तो ये है फील्ड्स, इसे हम बोलते हैं फील्ड, ठीक है। तो हमारे को एक स्कीमा मिल गया, हमें एक स्ट्रक्चर्ड में हमें मिला हुआ है, उस स्ट्रक्चर्ड में ये डाटा फीड है, ठीक है। तो यही चीज़ है। द डेटा टाइप ऑफ ईच फील्ड एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, बिल्कुल इन सब में आपस में एक रिलेशन भी है, इसलिए ये रिलेशनल डेटा भी है। जैसे राहुल के जो यूज़र आईडी है वो 1 है, एज जो है इनकी 25 है, भारत की एज 34 है, इसकी यूज़र आईडी 2 है, रोहित की यूज़र आईडी 3 है, इसकी एज 28 है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक स्कीमा है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा कि की कंपोनेंट्स ऑफ अ स्कीमा। की कंपोनेंट्स, हम स्कीमा के बारे में बात कर लेते हैं, बिल्कुल डिटेल में बात हो रही है, हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं हर चीज़ को। टेबल्स कंटेनर्स ऑफ फॉर डाटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम। जी हाँ, बिल्कुल रोज एंड कॉलम में डेटा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है, ये हमारी रोज है, ये हमारी कॉलम है, ठीक है। फील्ड क्या है, फील्ड हमारा नेम, एज हुई, बिल्कुल नेम, एज, यूजर आईडी, ये हमारी क्या, ये फील्ड है। डेटा के टाइप्स क्या है, बिल्कुल डेटा के टाइप्स हमें पता लग रहा है, ये टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा है, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स हो गए। रिलेशनशिप है, बिल्कुल डिफाइन हाउ टेबल आर कनेक्टेड सच एज 1 to 1, 1 to many एंड many to many रिलेशनशिप। बिल्कुल जब हम आगे एसक्यूएल पढ़ेंगे यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसमें हम काफ़ी ऐसी चीज़ देखेंगे जिसमें यूज़र आईडी प्राइमरी की, फॉरेन की है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन इसमें हमारे को रिलेशनशिप समझ में आ रही कि भी राहुल है, ये राहुल की एज है, वही यूज़र आईडी है, भरत की जो एज है वो 34 है, उसकी यूज़र आईडी 2 है। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है, तो यही सब इसमें बताया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही होगी। मैं बहुत ईजीली और आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब हम आगे डेटा साइंस की हमारे जो डेटा साइंस के आगे जो सब्जेक्ट्स आने हैं सब्जेक्टिव, उसमें जब आप पढ़ेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ये फाउंडेशन सीरीज़ में सेकंड क्लास डेटाबेस पे बनाई है, इससे पहले वाली डेटा पे बनाई थी। तो और देखते हैं हम यूज़र टेबल। यूज़र टेबल के बारे में देखते हैं। आपको मैं इतने एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये यूज़र की टेबल है जिसमें ई कॉमर्स का डाटा है, जिसमें ये यूज़र आईडी है, नेम है, क्रिएटेड एट, मतलब इसमें देखो एक ये टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा था, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा है, ठीक है। ये डेट की फॉर्म में डेटा है, ठीक है। ये हमारी फील्ड्स है, ये हमारा डेटा है, ये हमारी रोज़ है, ये हमारा कॉलम है, ठीक है। हम देख पा रहे कि भाई यूज़र आईडी जो राहुल है, जैसे हमने इससे पिछले वाली स्लाइड में देखा था, जैसे एक सेकंड, हाँ, जैसे हमने देखा था कि भाई यूज़र आईडी राहुल की 1 है, भरत की 2 है एंड रोहित की 3 है। अब जैसे इसमें लिखा था ना कि 1 to 1 रिलेशनशिप में डिफाइन हाउ टेबल आर कनेक्टेड सच एज 1 to 1, 1 to many एंड many to many, तो उसी के बारे में बात होगी। अब आप इसमें लिखा है कि जैसे राहुल की जो यूज़र आईडी 1 थी, रोहित की 2 थी एंड भरत की 3 थी। तो इन्होंने क्या किया कि ई कॉमर्स डेटा, इन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस किया, तो ये उनकी डेट है कि भाई 1 जनवरी 2025 को किया था राहुल ने, 5 जनवरी 2025 को रोहित ने किया था, 8 जनवरी 2025 में भरत ने किया था, ठीक है। अब ऑर्डर आईडी जो 101 है, ठीक है, ऑर्डर आईडी 101 और यूज़र आईडी 1, अमाउंट इन्होंने परचेज किया 2000 रुपये का। इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। जी हाँ, ऑर्डर आईडी 101, यूज़र आईडी 1 एंड अमाउंट 2000 रुपीज़। अब हम देख सकते हैं कि भाई यूज़र आईडी जिसकी 1 है उसने 2000 रुपये की कोई प्रोडक्ट को परचेज किया, तो 1 किसकी है, राहुल की है। तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई राहुल ने 2000 रुपये का परचेज किया था कोई आइटम, ठीक है, कोई प्रोडक्ट परचेज किया था। अब यूज़र आईडी जिसकी 2 है,
और ऑर्डर आईडी 102 है, तो यूजर आईडी 2 किसकी है, रोहित की है, तो रोहित ने 400 रुपीज का कोई प्रोडक्ट लिया था। ठीक है, यूजर आईडी जिसकी 3 है, प्रोडक्ट आईडी 103 है, किसकी है 3, भरत की है, तो भरत ने 500 रुपीज का कोई प्रोडक्ट लिया था। तो क्या एक टेबल से हम ये देख सकते हैं कि भाई इसमें रिलेशनशिप भी है। ठीक है, तो यूजर आईडी से हम पता लगा पा रहे हैं कि भाई किसने क्या क्या परचेज किया था और कौन सी डेट पे किया था। ठीक है, तो यही था वो जो इसमें पीछे लिखा था कि एक सेकेंड, जी हाँ, तो इसमें लिखा था कि भी रिलेशनशिप भी है, डिफाइन हाउ डेटा आर कनेक्टेड सच एज 1 to 1, 1 to many एंड many to many रिलेशनशिप। तो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाई कि एक टेबल से हम टेबल इतनी बना सकते हैं कि अगर उसमें रिलेशनशिप भी हो तो उसको भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल की। एसक्यूएल क्या है, ये हमारा डीबीएमएस है और इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एसक्यूएल का मतलब हुआ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया था कि एक एसक्यूएल जो है वो रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज होता है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस जैसे अभी हमने बात करी कि जो अभी एक टेबल थी जिसमें राहुल, भरत और रोहित ने जो आइटम प्रोडक्ट को परचेज किया था ई कॉमर्स वेबसाइट से, वैसे ही रिलेशनल डेटाबेस को यूज करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज करते हैं। ठीक है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस जैसे थ्रू द एपीआईज। एपीआईज क्या होता है वो समझ लेते हैं। एन एपीआई इज अ ब्रिज दैट अलाउ टू सिस्टम टू कम्युनिकेट इनेबलिंग डेटा एक्सचेंज एंड ऑपरेशन लाइक फैच, अपडेट और डिलीट। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका जो मतलब हुआ कि एपीआई क्या है, वो एक ब्रिज है जो अलाउ करता है दो सिस्टम को कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके और डेटा को एक्सचेंज कर सके और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सके। अगर हमारा कोई डेटा फैच करना है या अपडेट करना है या कोई डिलीट करना है तो उसमें भी हम एपीआई का यूज कर सकते हैं। तो यही चीज क्या कहलाती है, हमारी एपीआई। और ये क्या है, ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, तो चाहे डेटा रिलेशनल हो या नॉन रिलेशनल हो, ठीक है, चाहे डेटा रिलेशनल डेटाबेस का हो या नॉन रिलेशनल डेटाबेस का हो, अगर हमारे को डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना है तो हमारे को दोनों ही वे में क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत होती ही होती है। तो अगर हमें रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो कौन सी यूज होगी, क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। अगर हमें नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्वेरी लैंग्वेज लिखनी है तो वो हम कौन सी को यूज करेंगे, मोंगोडीबी को। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा डेटाबेस है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ डेटाबेस के बारे में। समझते हैं फंक्शन ऑफ डेटाबेस क्या होता है। देखिए, फंक्शन ऑफ डेटाबेस की बात कर रहे हैं, इसमें है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज का मतलब ये है सेफली स्टोर्स अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा स्टोरेज का क्या मतलब हुआ कि हम सेफली स्टोर कर रहे हैं, चाहे डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा हो या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो। ठीक है, सेकंड है डेटा रिट्रीवल। डेटा रिट्रीवल का मतलब ये हुआ रिट्रीव्स डेटा इफिशिएंटली यूजिंग क्वेरी। क्वेरी का यूज करके हम डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन का मतलब हुआ अलाउ यूजर टू अपडेट, डिलीट और इंसर्ट डेटा। जी हाँ, जैसे बार बार ये यूज हो रहे हैं ये वर्ड, डेटा रिट्रीवल, डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि डेटा मैनिपुलेशन का मतलब ये हुआ कि हम कभी भी हमारे को जरूरत पड़ी किसी डेटा को, ये इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने की, तो हम वो भी कर सकते हैं। क्या, अपडेट भी कर सकते हैं डेटा को। अगर हम चाह रहे हैं कि भी डिलीट करना है, ये डेटा हमारे को कोई जरूरत नहीं है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। और हमारे कुछ इंसर्ट करना है, कुछ ऐड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन के जरिए। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड मैकेनिज्म टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। बिल्कुल, कोई भी अनऑथराइज्ड अगर कोई एक्सेस होता है तो ये उस पर भी काम करता है ताकि आपका जो डेटा है वो ब्रीच ना हो, वो लीक ना हो। ठीक है, तो डेटा सिक्योरिटी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल। ठीक है, चलिए बैकअप एंड रिकवरी। अगर हमें डेटा को रिकवरी
करनी है या बैकअप रखना है तो ये उस पर भी काम करता है, इंश्योरिटी उसकी भी है। इंश्योर डेटा इज रिकवरेबल इन केस ऑफ फेलियर, अगर फेलियर हो जाता है तो हम उसको रिकवरी भी कर सकते हैं, ये चीज भी इसमें बताई गई है। तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस के बारे में कि टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रिलेशनल डेटाबेसेस, जिसे हम आरडीबी भी कहते हैं। सेकंड है नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। फोर्थ है क्लाउड डेटाबेसेस एंड फिफ्थ है इन मेमोरी डेटाबेसेस। अब ये डेटाबेसेस कौन क्या क्या इनके फंक्शंस है, कैसे ये परफॉर्म करते हैं, अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले डेटाबेस के बारे में, जो कि है रिलेशनल डेटाबेसेस। तो बात करते हैं हम रिलेशनल डेटाबेसेस की और समझते हैं कि रिलेशनल डेटाबेसेस कौन कौन से होते हैं। तो इसमें लिखा है कि अ रिलेशनल डेटाबेसेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस। जी हाँ, टाइप है डेटाबेस का, क्या, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, और ऐसे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें जो कि टेबल्स की फॉर्म में, टेबल का मतलब रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हो, ठीक है। और ऐसी जो टेबल्स है उनमें आपस में रिलेशन भी हो, ठीक है। इसमें लिखा विद रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो जब हम ऐसे डेटा पे जब हम काम करते हैं, तो ऐसे डेटा को जब हम स्टोर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। चलिए इसमें आगे लिखा है दीज डेटाबेसेस यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जी हाँ, जब हम इसको यूज करते हैं तो हम एसक्यूएल का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं फॉर क्वेरिंग। क्वेरिंग का मतलब जिसमें हम ऐसी क्वेरी लिखते हैं, ऐसी कोडिंग, ऐसे कोड लिखते हैं कि जिसमें हम उस डेटा को असेस कर पाए जब हमें जरूरत हो, रिट्रीव कर पाए, मॉडिफाई और मैनेज कर पाए उस डेटा को, ठीक है। एंड मैनेजिंग द डेटा, और हम डेटा को एसक्यूएल के थ्रू, एसक्यूएल के मदद से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन टेबल आर टिपिकली मेंटेन यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इसको अभी हम और थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, तो अभी हम जानेंगे इसके बारे में, प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बारे में। उससे पहले हम एक बार फीचर्स देख लेते हैं रिलेशनल डेटाबेस के, फिर हम बात करते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो फीचर है इसके, पहला फीचर है डेटा इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड फॉलोज अ स्कीमा। जी हाँ, जो रिलेशनल डेटा होते हैं एक तो वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं और वो स्कीमा को फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन डेटा आर एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। जी हाँ, जो डेटा है वो रिलेशन उसमें बताया हुआ है और बताया जाता है कि भाई एक टेबल का जो रिलेशन है वो दूसरी टेबल से कनेक्टेड है, ये रिलेशन है उसमें, ठीक है। तो उसमें पहले से ही डिफाइंड हो जाता है। थर्ड चीज है आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड ट्रांजेक्शनल सिस्टम। जी हाँ, रिलेशनल डेटाबेस के मदद से हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को भी आइडियली डील कर सकते हैं, और ट्रांजेक्शन सिस्टम में भी इसका यूज काफी होता है। ट्रांजेक्शन सिस्टम का मतलब जैसे हमारे हम कहते हैं ना पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो पेमेंट से रिलेटेड जो भी डेटा होगा उसको हम इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अब रिलेशनल डेटाबेस के कुछ एग्जांपल है जिसमें हमने पहले भी जाना था। तो माई एसक्यूएल है, पोस्टग्री सीक्वल है, ठीक है। तो माई एसक्यूएल हमारा जो है रिलेशनल डेटाबेस में यूज होता है, पोस्टग्री सीक्वल जो है हमारा वो भी रिलेशनल डेटाबेस में यूज होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारे डेटाबेस डीबीएमएस एक तरीके का, ठीक है। ओरेकल डेटाबेस भी यूज होता है और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी हमारे रिलेशनल डेटाबेस को यूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये है रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। अब हम समझते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हमारी क्लास एसक्यूएल पे आएगी ना तो हम इस पर और अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली नॉलेज आज आपको यहां से जरूर मिलेगी। तो पढ़ते हैं हम प्राइमरी की को और समझते हैं क्या होती है प्राइमरी की। देखिए ये एक टेबल है, ठीक है। इमेजिन अ टेबल कॉल्ड कस्टमर। ये एक टेबल है जिसका नाम है कस्टमर, और दूसरी जो टेबल है उसका नाम है ऑर्डर, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा हिंट ये भी पता लग जाएगा कि रिलेशनशिप की बात हो रही है, दो टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे हम दो टेबल को
इंटरेक्ट करके कैसे हम एक डेटा से वर्क करते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा ये आइडिया भी हो जाएगा। तो इस जो टेबल है हमारी कस्टमर वाली, इसमें हमारी जो फील्ड है वो है कस्टमर आईडी, नेम, कस्टमर आईडी है, नेम है और ईमेल है। मैंने कस्टमर आईडी के नीचे ना प्राइमरी की लिखा हुआ है, मैं डेफिनेशन आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इस टेबल को थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको। तो कस्टमर आईडी के नीचे मैंने प्राइमरी की लिखा है। अब कस्टमर आईडी जो है वो है 1 किसकी, राहुल की, ये राहुल की ईमेल आईडी है, ठीक है। कस्टमर आईडी 2 आव्या की है, ये आव्या की ईमेल आईडी है। ये कस्टमर आईडी है 3 भावना की, ये भावना की ईमेल आईडी है, ठीक है। ऐसे ही ऑर्डर्स में ऑर्डर आईडी है 101, 102, 103, 101 जो है, जिसकी कस्टमर आईडी 1 है ना, यानी कि राहुल के बारे में बात हो रही है, तो ये 1 है। इन्होंने प्रोडक्ट को परचेज किया, वो क्या था, लैपटॉप। जिसकी कस्टमर आईडी 2 यानी कि आव्या है ना, तो इसने प्रोडक्ट को परचेज किया स्मार्टफोन। और जिसकी कस्टमर आईडी 1 यानी कि किसकी, राहुल की बात हो रही है, तो इस भाई ने प्रोडक्ट को परचेज किया कैमरे को, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि भाई एक टेबल तो है कस्टमर्स और एक टेबल है ऑर्डर, ठीक है। अब कस्टमर और ऑर्डर के बीच में देखो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हुई, ये हुई कि भाई एक तो प्राइमरी की के जरिए और एक हुआ फॉरेन की के जरिए। प्राइमरी की का क्या मतलब है कि अगर ये इस टेबल में है और इसका यूज अगर किसी दूसरी टेबल में भी होगा, अगर इस प्राइमरी की का यूज किसी दूसरी टेबल में भी होगा, तो उस टाइम पे अगर जब यहां पर ये प्राइमरी है तो यहां पर आने के बाद यही जो प्राइमरी की है ये यहां आके फॉरेन की हो जाएगी, ठीक है। ये ही आईडी अगर दूसरी टेबल में भी इसका यूज हुआ तो ये दूसरी टेबल में जाके फॉरेन की बन जाएगी। तो आप देख पा रहे कि प्राइमरी की मदद से हमने फॉरेन की हेल्प से जान लिया कि भाई ये जो फॉरेन की है जिसकी कस्टमर आईडी 1 थी, किसकी, राहुल की, जिसकी ईमेल आईडी ये थी, उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज किया लैपटॉप, ठीक है। जिनकी कस्टमर आईडी जो कि अब यहां आके फॉरेन की हो गई है, जिसकी 2 थी यानी कि किसकी, आव्या की, जिसकी ईमेल आईडी ये थी, उसने क्या परचेज किया, स्मार्टफोन। जिसकी कस्टमर आईडी जो कि अब यहां आके फॉरेन की हो गई है, क्या, 1, तो 1 किसकी, राहुल की, तो इन्होंने जिनकी ईमेल आईडी ये है उन्होंने फिर प्रोडक्ट परचेज किया कैमरा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे हम एक टेबल से दूसरी टेबल का एक रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। तो यही चीज है प्राइमरी की और फॉरेन की। इसको थोड़ा हम डेफिनेशन के उसमें भी देख लेते हैं कि क्या कहती है प्राइमरी की और फॉरेन की डेफिनेशन। तो इसमें लिखा है कि अ प्राइमरी की इज अ कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स in a table that uniquely identify each rows and that tables it ensure that no two rows have the same value in this column and the values cannot be null या empty। क्या मतलब है इसका कि ये क्या है, कॉलम, प्राइमरी क्या है, एक कॉलम है, ठीक है, बिल्कुल ये कॉलम है, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन है कॉलम्स का जिस किसी भी टेबल में जिसमें हम यूनिकली फाइंड कर पा रहे हैं। जी हाँ, इसमें यूनिकली है कि भाई एक प्राइमरी की है तो वो असाइन हमने किसको की है, राहुल को। सेकंड नंबर की जो कस्टमर आईडी है वो हमने असाइन की है आव्या को। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई सेकंड नंबर की हमने राहुल को भी असाइन कर दी, भावना को भी कर दी, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर 1 राहुल के लिए असाइन की गई है तो राहुल के लिए ही है कस्टमर आईडी, अगर सेकंड आव्या के लिए की गई है तो आव्या के लिए ही है, अगर थर्ड कस्टमर आईडी भावना के लिए असाइन की गई है तो भावना के लिए ही है, ठीक है। तो यही चीज़ है। हाँ, इसमें एक रूल है कि जब भी हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं उसमें हम किसी भी उस कॉलम को हम नल या एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो हेयर इज अ कस्टमर आईडी इज द प्राइमरी की बिकॉज इट इज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच कस्टमर। जी हाँ, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक जो कस्टमर आईडी है 1 नंबर वो हमारे राहुल के लिए यूज होएगी, सेकंड नंबर आव्या के लिए और थर्ड नंबर भावना के लिए, ठीक है। तो ये यूनिकली है, सबके लिए इंडिविजुअल है। फॉरेन की का क्या मतलब है, फॉरेन की इज अ कॉलम or a set of columns in one table that links to the primary key in another table। जी हाँ, देखिए इसका कस्टमर के साथ था, कस्टमर जो टेबल है इसमें ये कस्टमर आईडी हमारी प्राइमरी की थी। अब ऑर्डर्स की टेबल में यही प्राइमरी की यहाँ पे हमारी फॉरेन की बन गई, ठीक है। तो ये लिंक बन गया आपस में, ठीक है। तो यही चीज है फॉरेन की।
इट इज यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। जी हाँ, लिंक कर दिया और क्रिएट कर दी एक रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल, बिल्कुल। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि द कस्टमर आईडी कॉलम इन द ऑर्डर टेबल इज द फॉरेन की बिकॉज इट लिंक्स टू द कस्टमर आईडी कॉलम इन द कस्टमर टेबल। जी हाँ, बिल्कुल वही चीज है, यहाँ से आके अपना फॉरेन की बन गई। ठीक है, द रिलेशनशिप शो विच कस्टमर प्लेस्ड विच ऑर्डर, इससे शो हो रहा है कि कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट को प्लेस्ड किया है। जैसे इसमें वन है लैपटॉप, तो हम जान पा रहे हैं कि वन राहुल ने लैपटॉप लिया है। सेकंड जो हमारी कस्टमर आईडी आवे है कि उसने स्मार्टफोन लिया है। राहुल ने फिर कैमरा लिया है, क्योंकि हम पता लगा पा रहे हैं कि वन आईडी राहुल के लिए सेंड है। ठीक है, तो यही चीज है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे, जब हम एसक्यूएल की क्वेरीज लिखेंगे, तो उसमें इसका बहुत यूज है। ठीक है, इंटरव्यूज में भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इसको अच्छे से एक थियोरेटिकल वे में समझाया जाए। बाकी जब इसका प्रैक्टिकल होगा, जब हम एसक्यूएल करेंगे, तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब हम नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में और समझते हैं कि नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं। तो इसमें लिखा है कि अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस इज डिजाइन टू स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर डेटा दैट डज नॉट फिट नीटली इनटू टेबल्स। दे आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या मतलब है इसका? देखिए, नॉन रिलेशनल डेटाबेस को समझने से पहले हम थोड़ा सा और समझते हैं रिलेशनल डेटाबेस, जो अभी हमने थोड़ा सा जाना। रिलेशनल डेटाबेस में क्या था कि हमने देखा था कि जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड वे में था, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में था। ठीक है, अब इसमें क्या था कि एक स्कीमा भी डिसाइड था। ठीक है, और हमें पता था कि ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में है। ठीक है, लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें इस तरह की जो लिमिटेशन है उसको यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसमें कहता है कि भाई आपको फ्लेक्सिबिलिटी है डेटा को स्टोर करने की। आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में, मतलब आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ले आओ या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा ले आओ, कैसे भी डेटा ले आओ, हम आपको अलाउ करते हैं कि आप किसी भी तरीके के डाटा को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हुआ कि भैया आप इसमें वीडियोस डाल सकते हो, ऑडियो फाइल डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, किसी भी डाटा का यूज कर सकते हो। और मेनली ये जो है ये स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर पर ज़्यादा अच्छे से काम करता है ये डाटा, ये जो डेटाबेस है। ठीक है, तो इसीलिए ही नॉन रिलेशनल डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास इस तरह का डाटा हो जिसमें हमारे पास इमेजेस भी हो, हमारे पास वीडियोस भी हो, ऑडियोज भी हो। ठीक है, या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसमें हमारी जेसोन या एक्सएमएल फाइल्स वगैरह हो, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्ड के भी क्वालिटी है या अनस्ट्रक्चर्ड के भी क्वालिटी, जो कि हमारा सेमी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इस तरह के डाटा को भी हैंडल करने में इस तरह के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब एक वर्ड है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। इसको अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको फीचर्स बता देता हूँ। फीचर्स क्या है नॉन रिलेशनल डेटाबेस के? स्कीमा लेस और फ्लेक्सिबल स्कीमा है। बिल्कुल कोई स्कीमा है ही नहीं, ये कोई लिमिटेशन नहीं कि भाई आपको यहाँ पे डाटा स्कीमा में होना चाहिए या फ्लेक्सिबल होना कि आपको इसी उस फॉर्म में रखना है, रिजिड फॉर्म में रखना नहीं। यहाँ पर डाटा को फ्लेक्सिबल स्कीमा देने की भी छूट है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट फीचर है। सेकंड है ऑप्टिमाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, बिल्कुल ठीक है। थर्ड है हमारा बेटर सूटेड फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा। ये बेस्ट सूट करता है जो कि अनस्ट्रक्चर डेटा हो या फिर सेमी स्ट्रक्चर डेटा हो, वहां से कोई बिग डेटा आ रहा है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा आ रहा है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है इन डेटाबेसेस को यूज करने का। अब रिलेशनल डेटाबेस में हम एसक्यूएल डेटाबेसेस का यूज करा करते हैं, जिसमें हम माई एसक्यूएल का यूज करा करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस की, तो इसमें हम नो एसक्यूएल डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जो डाटा है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड में है या फिर जेसोन फाइल में है, तो हमें डाटा को स्टोर करना है, तो हम इस्तेमाल करेंगे मोंगोडीबी का। ठीक है, तो ये है मोंगोडीबी का लोगो। अगर जो डाटा है वो की एंड वैल्यूज में है, अगर हमारे को उसको स्टोर करना है, की वैल्यू पेयर में डाटा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे रेडिस का। ठीक है, ये रेडिस का लोगो है। अगर डेटा कॉलम फैमिली का है, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉलम रेदर देन रोज, तो हम इस्तेमाल करते हैं अपाचे कैसेंड्रा का। और अगर ग्राफ बेस्ड डेटा है जिसमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स है, तो हम इस्तेमाल करते हैं नियो4j का।
और ये Neo4j का लोगो है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस कौन कौन से होते हैं, और अब हम इसमें हमें किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो तो हम किन किन डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ वर्ड, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, इसको अच्छे से समझते हैं तो फिर आपको नॉन रिलेशनल डेटाबेस और अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि अब हम रियल लाइफ जो यूज केस है उसको भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग। समझते हैं क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी एंड वर्टिकल स्केलेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल का मतलब जो इस तरह से हो, ठीक है, और वर्टिकल का मतलब इस तरह से। ठीक है, तो horizontal scalability means that as your data grows you can simplify, add more servers or node to handle the increased workload. This is ideal for modern applications with rapidly growing data. इसको समझने के लिए हम एक यूज केस लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसने कोई सेल निकाली। ठीक है, जैसे काफ़ी होता है ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल निकलती है, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे हमारे को प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, जो कस्टमर है वो उनका जो कहते हैं वर्कलोड बढ़ जाता है सर्वर पे। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति जब हो जाती है, जब वर्कलोड बढ़ जाता है और काफ़ी यूजर्स उसमें ऐड होने लग जाते हैं, तो किसी भी कंपनी को अपने यूजर को स्मूथ एक्सपीरियंस देने के लिए, ताकि उनको प्रोडक्ट सर्च करने में, प्रोडक्ट को प्रोसेस करने में, पेमेंट करने में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, तो इस तरह से कंपनी क्या करती है कि सर्वर को ऐड कर सकती है। तो स्केलेबिलिटी का मतलब कि ज़रूरत के अनुसार हम सर्वर्स को ऐड भी कर सकते हैं, और अगर हमारे को ज़रूरत नहीं है तो हम उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ने के अनुसार। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं, और वर्टिकल वे में कर रहे हैं तो हम उसको वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं। अब ये तो बात थी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की। वर्टिकल स्केलिंग कहती है कि भाई एडिंग मोर पावरफुल हार्डवेयर। हम इसमें क्या करते हैं, ऐड हार्डवेयर जो है पावरफुल उनको ऐड करते हैं, जैसे कि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड रैम टू अ सिंगल सर्वर। एक सिंगल सर्वर से अटैच करके हम सीपीयू को ऐड करते जाते हैं, रैम को ऐड करते जाते हैं, ताकि हमारे कस्टमर को जो एक्सपीरियंस है वो स्मूथ मिले। लेकिन इसमें एक खराबी है, एक लिमिटेशन है। किसमें, वर्टिकल स्केलिंग में। एक समय के बाद ये काफ़ी एक तो कॉस्टली हो जाता है। भाई एक सर्वर से कितने आप सीपीयू लगा लोगे, कितनी रैम लगा दोगे, है नहीं। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि वो इनसफिशिएंट हो जाता है एट स्केल एक समय के बाद। तो इसमें थोड़ी सी ये खराबी है। लेकिन जब हम नो एसक्यूएल का यूज करते हैं तो उसमें हमने जब पढ़ा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का, तो ये थोड़ा इजी होता है। क्या, ऐड करने में सर्वर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्कलोड अक्रॉस देम, और हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने डेटास को। तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस में जैसे मोंगोडीबी के बारे में हमने पढ़ा, कैसेंड्रा के बारे में पढ़ा, तो ये बने ही इस काम के लिए है, ताकि हम इसी तरह के मॉडल बने हैं, ताकि इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है, जब वर्कलोड हमारे सर्वर पे पड़ने लग जाता है, तो हम आसानी से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करके इस वर्कलोड को मैनेज कर सकते हैं। एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताई है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि इमेजिन अ म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप लाइक स्पॉटिफाई, माय फेवरेट, where millions of users stream songs daily. As the number of user increases, our non-relational databases can easily handle the load by adding more servers to store and process data. जी हाँ, स्ट्रीमिंग, म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप जैसे हमारा जो स्पॉटिफाई है, उस पर यूजर्स गाने सुनते हैं, स्ट्रीमिंग सॉन्ग्स होता है डेली। लेकिन एक समय के बाद अगर जो यूज़र है वो इंक्रीज होने लग जाते हैं, तो अपने यूज़र को स्मूथ एक्सपीरियंस देने के लिए इस कंपनियां क्या करती है, वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में सहारा लेके
इस तरह की जो सिचुएशन है उसको मैनेज करती है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको एग्जांपल बताया ई कॉमर्स वाला, ठीक है। तो नो एसक्यूएल जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं उसमें बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो की डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस के बारे में, फिर हम इसको यहीं ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे के डेटाबेसेस को समझेंगे। तो इसमें फीचर्स है, एक जगह हमारी फील्ड है, एक है रिलेशनल डेटाबेस, एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो डेटा मॉडल की बात करें, जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो टेबल्स एंड रोज की कॉलम में होते हैं, लेकिन रोज नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस में डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, की वैल्यूज की पेयर की फॉर्म में भी डेटा हो सकता है, ग्राफ्स की फॉर्म में भी हो सकता है। स्कीमा की अगर हम बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस में फिक्स्ड होता है, प्री डिफाइंड स्कीमा होता है, लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेस में फ्लेक्सिबल होता है, स्कीमा लेस होता है, इसमें कोई स्कीमा नहीं होता। स्केलेबिलिटी की बात करें तो इसमें वर्टिकल स्केलिंग का यूज होता है जो कि लिमिटेड होता है, लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेस में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके डेटा को जब वर्कलोड बढ़ रहा हो, ठीक है। क्वेरी लैंग्वेज की बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस में हम इस्तेमाल करते हैं एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का, लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेस में हम किस क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? नो एसक्यूएल, एपीआई के थ्रू हम डेटा को फैच या कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। यूज केस की अगर हम बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल है ट्रांजैक्शनल सिस्टम है, ईआरपी है, लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेस की अगर हम बात करें तो बिग डाटा है, रियल टाइम एनालिटिक्स है, तो ये यहाँ पर यूज होता है। तो आई होप आपको की डिफरेंस समझ आ गया होगा रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस का। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो चलिए समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं हम। इसमें लिखा है कि अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल फिजिकल लोकेशन but appears to user as a single unified system. These location may be within the same network और spread across geographically distance areas। क्या मतलब हुआ इसका कि डिस्ट्रीब्यूटेड, नाम से ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो डेटा, जो डेटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। वो डेटाबेस जो कि अलग अलग डेटाबेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, अलग अलग लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस तरह के जो डेटा को, और ये जो डेटाबेस जो डिस्ट्रीब्यूट है ये आपस में इंटर कनेक्टेड है, आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में कॉन्टेक्ट है इनका, ठीक है। लेकिन जब डेटाबेस अलग अलग जगह पर भी स्टोर्ड हो तो इस तरह के जो डेटा है वो हमारे कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड है कि सिंगल यूनिफाइड सिस्टम, सिंगल या यूनिफाइड सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई भी यूजर इस डेटाबेस अपने डेटा को इस्तेमाल करता है तो उसे लगता है कि भाई मैं एक ही डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा हूं, मेरा जो डेटा आ रहा है वो यहीं से ही आ रहा है, ठीक है। उसको एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी चीज महसूस होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि भाई हो सकता है उसका डाटा यहां से आ रहा हो या यहां से आ रहा हो या यहां से आ रहा हो, लेकिन उसे लगता है कि मैं एक ही डाटा से ही कम्युनिकेट कर रहा हूं, वहीं से ही अपने डाटा को परफॉर्म कर रहा हूं, वहीं पे उसी पे ही उसको असेस कर पा रहा हूं, ठीक है। तो ये है इसका मतलब कि इसका सिंगल और यूनिफाइड सिस्टम का। ये सेम नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं और ये ज्योग्राफिकली बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो कनेक्शन है वो सेम नेटवर्क से चलता है, ठीक है। ये है क्या कहती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की डेफिनेशन कहती है। इस चीज को और हम अच्छे से समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। तो चलिए पहले आपको मैं वो एग्जांपल ही समझाता हूँ, उसके बाद हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को। देखिए ये हमारा एक मेन डेटाबेस सर्वर है, ठीक है, ये हमारा एक मेन डेटाबेस सर्वर है। अब ये जो सर्वर है ये किस चीज का है? ये एक कंपनी है जो कि मान लीजिए जिसका नाम है टैक्सी सर्विस, ठीक है, और ये उसकी एप्लीकेशन है, एक ऐप है।
और ये कहते हैं कि भाई हम वी प्रोवाइड बेस्ट टैक्सी सर्विस, हम जो है बेस्ट टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये काम कैसे करती है कि मान लीजिए इनका जो एक सर्वर है वो नोएडा में है, ठीक है, इनका जो एक सर्वर है डेटाबेस का वो दिल्ली में है, इनका जो एक डेटाबेस सर्वर है वो मुंबई में है। ठीक है, और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब ये एक यूज़र है जिसको टैक्सी की रिक्वायरमेंट है और वो मुंबई रहता है। अब इसको मुंबई में ही टैक्सी चाहिए, तो ये इस पे ऐप का यूज़ करता है और इस ऐप का यूज़ करके ये देख लेता है कि भाई ठीक है मैं मुंबई में ही हूँ और मुंबई के आसपास जितनी भी मेरे पास मेरी लोकेशन के आसपास टैक्सी है तो कौन कौन सी है, तो जो नियरेस्ट होगी तो जिसकी कॉल आएगी जिस टैक्सी के पास वो इस भाई को मिल जाएगी। ठीक है, सेम ऐसा ही होता है जब भी हम ओला उबर का यूज़ करते हैं, जो हमारे नियर बाय लोकेशन में जो भी ड्राइवर या जो भी टैक्सी अवेलेबल या कैब अवेलेबल होती है वो हमसे संपर्क करती है और हमारे टैक्सी बुक हो जाती है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए ये इस ऐप का यूज़ कर रहा है जो कि मुंबई में रहता है और ये मुंबई के लिए यूज़ कर रहा है। अब मान लीजिए ये दिल्ली में आ जाता है, ठीक है, यही दिल्ली में आ जाता है और दिल्ली में भी टैक्सी सर्विस की जो ये एप्लीकेशन है वो उनकी फैसिलिटी यहाँ पर भी है, उनकी फैसिलिटी नोएडा में भी है। ठीक है, अब ये दिल्ली में आ जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई दिल्ली में आने के बाद इसको दिल्ली का एप्लीकेशन कुछ और डाउनलोड करना पड़ेगा, या अगर ये नोएडा चला जाता है और नोएडा के लिए कुछ और एप्लीकेशन का यूज़ करेगा, नहीं, बस रिक्वायरमेंट है इसको अपने इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करने की और अपनी लोकेशन को ऑन करने की, और जो भी उसके नियर बाय टैक्सी सर्विस होएगी वो उसको वहां अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें इसके पास तो एक यूनिफाइड सिस्टम है, इसके पास जो एप्लीकेशन है इसके पास एक यूनिफाइड सिस्टम है। दिल्ली वाले जो भी टैक्सी है उनको इनकी डिटेल पता लग गई है कि भाई ये जो है, मान लीजिए इस यूज़र का नाम रोहित है, ठीक है, तो ड्राइवर के पास भी लोकेशन जब बुक करते हैं तो ड्राइवर को यूज़र की डिटेल पता लग जाती है कि भाई जो ड्राइवर जो यूज़र है उसका नाम क्या है और उसको राइड उसने कहाँ से ली है, कहाँ से मतलब कहाँ से पिकअप करना है, उसे कहाँ ड्रॉप करना है, ऐसी उसमें ड्राइवर के पास आ जाती है। तो ये जो लोकेशन पे इसका जो डाटा सर्वर जो इसकी जो डाटा था वो मुंबई के सर्वर पे था। ठीक है, लेकिन यही डाटा जब ये दिल्ली में था तो इसने क्या किया कि दिल्ली से जो सर्वर था वहां से भी इसको डाटा मिल गया, क्योंकि आपस में ये इंटरकनेक्टेड तो है ना ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीज होती है कि भाई आप अगर कहीं भी हो तो यूजर को ये लगना चाहिए कि भाई मैं सिंगल एप्लीकेशन का मैं यूज कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरा डाटा कहाँ कहाँ पर है। उसे ये नहीं पता वो मुंबई का निवासी है और वो मुंबई में ही करता था अपनी टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल, लेकिन उसको किसी काम से दिल्ली आना पड़ा तो उसको दिल्ली में भी वो यूज़ कर पा रहा है। अगर वो नोएडा जाता तो नोएडा में भी यूज़ कर सकता था। तो उसका डाटा देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये तो था कि भाई उसका यूनिफाइड एक सिस्टम है। ठीक है, अगर वो दिल्ली में है तो दिल्ली में भी वो देख सकता था ना कि भाई अगर मैंने 10 दिन पहले मुंबई में कोई राइड को बुक किया था तो मैंने कहाँ कहाँ पे मैं गया था, तो अकाउंट डिटेल उसको वहाँ भी शो होएगी, राइड हिस्ट्री भी उसको शो होएगी, मैंने क्या पेमेंट की थी वो तो वहाँ उस पर भी यहाँ पे भी शो होएगी। अगर वो नोएडा होता तो भी उसे मुंबई की जो राइड बुक की थी, उसने कैब बुक करी थी, वो तो वहाँ पर भी मिल जाती उसको। ठीक है, क्योंकि सर्वर से कनेक्टेड है ये सब चीज़। लेकिन यूज़र को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं एक ही जगह से यूज़ कर रहा हूँ और वो है मेरा ऐप, लेकिन उसका जो डाटा है वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरी चीज़ इसमें ये चीज़ आती है कि मान लीजिए ये जो पर्सन है, ये रोहित जो है, ये दिल्ली से में आया है और यहाँ पे राइड को टैक्सी सर्विस को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मान लीजिए दिल्ली का जो सर्वर है वो फेलियर हो जाता है, तो क्या अब इसको ये सर्विस नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी? देखिए वो ऐसे मिलेगी, जो भी नियर बाय डेटाबेस सर्वर होगा वो वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका डाटा तो यहाँ पर भी तो है। तो इसलिए कस्टमर की जो एक्सपीरियंस है यूज़र का, यूज़ करने के एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो नियर बाय जो भी सर्वर होगा, दिल्ली से नियर बाय कौन सा है, नोएडा का सर्वर है, तो ये यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा इसके डेटाबेस को, और जब इसको दिल्ली में सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी।
वही चीज ड्राइवर के साथ होता है, ठीक है। तो ड्राइवर की भी अपनी अपनी लोकेशंस के हिसाब से उनको पता लगता है भी कौन सी कहाँ किसको राइड देनी है, तो इनका भी आपस में इनका डाटा इंटरकनेक्टेड या सर्वर्स पे इसी तरीके से लोड होता है अलग अलग सर्वर्स पे, ठीक है। तो यही चीज है इसमें। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के साथ ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज क्या है, वर्ड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका क्या मतलब है कि डेटा इज स्टोर्ड ऑन मल्टीपल सर्वर्स और लोकेशन, मल्टीपल सर्वर और लोकेशन पर स्टोर्ड है डाटा, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सेकंड चीज है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी appears as a single database to user despite being distributed। भाई उसको लग रहा है कि मैं एक ही जो मेरा डेटाबेस है उसी से ही मैं उसको यूज कर पा रहा हूँ, बस उसको वही चीज दिख रही है, लेकिन ये नहीं पता कि उसके पीछे जो डेटा है वो उसका डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसमें चाहे जो डेटा है वो अलग अलग लोकेशन पर ही क्यों ना हो, लेकिन यूजर को लगता है कि वो एक सिंगल डेटाबेस के साथ ही काम कर रहा है। लेकिन एक बात सोचने की है कि ये ट्रांसपेरेंसी की जो बात है कि भी इसको ऐसा लग रहा है, तो ये क्यों जरूरी है। तो देखिए ये जरूरी इसलिए है ट्रांसपेरेंसी की इसमें, ताकि यूजर और एप्लीकेशन को अलग अलग लोकेशंस का पता ना चले और सिस्टम यूज करना इजी हो जाए, ठीक है। उसको ये ना हो कि भाई ये मेरा डाटा तो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, नहीं, वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो अच्छे से यूज कर पाए ताकि कोई रुकावट ना आए उसके एक्सपीरियंस उस ऐप या एप्लीकेशन या उस सर्विस को यूज करने के लिए। तो ट्रांसपेरेंसी इसलिए भी जरूरी होती है थोड़ी, ठीक है। थर्ड है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब हुआ कॉपीज ऑफ डाटा मे एग्जिट्स एट मल्टीपल लोकेशन टू इंप्रूव अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। क्या मतलब है इसका कि एक ही डेटा को मल्टीपल कॉपीज अलग अलग लोकेशन पर रखी जाती है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि जो रोहित यूजर है उसका जो डाटा है वो मुंबई में तो था ही, दिल्ली में भी उसका जो डाटा है, नोएडा में भी उसका डाटा है, ताकि वो जहां जहां भी अगर उसकी जाएगा तो जहां जहां उस टैक्सी सर्विस की जो सर्विस है वो अवेलेबल होगी तो वहां से स्मूथली उसको यूज कर पाएगा। तो वहां एक ट्रांसपेरेंसी थी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज जरूरी होती है रेप्लिकेशन की। तो वहां पर क्या अलग अलग कॉपीज भी इसमें यूज होगी, उस डेटा की अलग अलग कॉपी भी होगी भाई। अच्छा इसमें ये भी है ना कि अगला जो हमारा पॉइंट है फॉल्ट टॉलरेंस वाला, कि भाई अगर एक सर्वर हमारा फेल हो जाता है या क्रैश हो जाता है तो सर्विस जो है यूजर को स्मूथ मिले तो नियर बाय जो डेटाबेस है वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं उस ऑपरेशन को। तो इसमें वही तो लिखा कि इंश्योर्स डेटाबेस ऑपरेशंस कंटिन्यू इवन इफ सम सर्वर फेल। अगर कुछ सर्वर फेल हो जाते हैं तो ये रेप्लिकेशन भी उसी से ही मिल जाएगी कि भाई हमने इस डाटा को पहले वहां पर भी स्टोर कर लिया था, हम वहां से डाटा फैच कर लेंगे। तो जब फॉल्ट टॉलरेंस हो जाती है तो हम इसमें डाटाबेस ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए भी ये यूज की जाती है, क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ठीक है। स्केलेबिलिटी कैन हैंडल लार्ज डेटा सेट बाय एडिंग मोर सर्वर। अगर लार्ज डेटा बढ़ जाता है तो हम ऐड कर सकते हैं सर्वर्स को। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई हो, बहुत डेप्थ में हमने इसके बारे में बात करी है और अच्छे से मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट लिख के। आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लाउड डेटाबेस की और समझते हैं कि क्लाउड डेटाबेस क्या होता है। तो इसमें जो डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि अ क्लाउड डेटाबेस इज अ डेटाबेस दैट इज होस्टेड एंड मैनेज्ड एंड असेस्ड वाया अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। वो ऐसे डेटाबेस जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू डेटा को या डेटाबेस को होस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एंड असेस कर सकते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हुए, जैसे अमेजॉन का AWS है, गूगल का GCP यानी कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है। तो ये सब क्या है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो हमारे को प्रोवाइड कराते हैं कि हम डेटाबेस को क्लाउड पे स्टोर करके उसको होस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं
और जब भी हमारे को जरूरत हुई तो हम उसे असेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जब हम इस अप्रोच को यूज करते हैं तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी सारे सॉल्यूशन भी हमारे सामने लेके आता है। जैसे कि इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर ऑन प्रीमाइसिस हार्डवेयर। मतलब कि हम जब भी हमने अभी पीछे देखा था कि रिलेशनल डेटाबेस में हम वर्टिकल स्केलिंग करते थे, जब हमारे पास डेटा जो है वो बढ़ता था, तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, एक सिंगल सर्वर से मल्टीपल जो सीपीयूज और रैम है उसको इंक्रीज करते थे, स्केल करते थे वर्टिकली, किसमें, रिलेशनल डेटाबेस में। लेकिन जब हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस की बात करते थे तो हम उसमें हॉरिजॉन्टली सर्वर्स को ऐड करते थे, जब हमारे पास डेटा का वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता था। ठीक है, लेकिन अब इसमें जब अगर हम क्लाउड डेटाबेस की अप्रोच को अगर हम इस्तेमाल करते हैं या इसको अडोप्ट करते हैं तो हमारे को कोई हार्डवेयर वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें ये नहीं कि इसके लिए एक पूरा हार्डवेयर, एक रूम हार्डवेयर के लिए रखना ताकि जब भी हमारा डेटा आएगा तो हम इस हार्डवेयर को इस्तेमाल करके और ऐड कर दें। नहीं, हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। ये अब इस चीज़ की जो नीड है उसको एलिमिनेट कर देता है ये सबसे पहले। सेकेंड थिंग, ये प्रोवाइड कराता है स्केलेबल। स्केलेबल मतलब अगर डेटा काफ़ी बढ़ रहा है तो ये स्केल भी हो सकता है। इसमें आप डेटा बेस को आप जो है इसमें जो इसका एक लिमिटेशन है उसको भी और बढ़ा भी सकते हो, स्केल कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल में करते थे तो हम वो फैसिलिटी इसमें भी है। किसमें, क्लाउड डेटाबेस में। ठीक है, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी देता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का देने का मतलब ये कि हम कहीं भी हो, कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बस हमारे को एक रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये कि हम उतने ही सर्विस को, इतनी ही सर्विस का जो हम सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं उतने का ही पेमेंट करेंगे जितना हम यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमें फालतू के कोई भी महंगे एक्सपेंसिव हार्डवेयर वगैरह इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जिस सर्विस का जितना इस्तेमाल कर रहे हैं हमें उतना ही पेमेंट हमारे को करनी है। ये इस मॉडल पे काम करता है, वो अभी हम आगे देखें भी। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और फ्लेक्सिबल है डेटा को स्टोरेज करने के लिए और मैनेज करने के लिए। ठीक है, और आज के टाइम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो डेटाबेस है वो क्लाउड बेस्ड ही डेटाबेस होते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए हम एक केस लेते हैं। ये मान लीजिए कि स्टोर है। ठीक है, ये एक मेरा स्टोर है और मेरे सामने दो रास्ते हैं कि भाई मैं ट्रेडिशनल डेटाबेस की अप्रोच को फॉलो करूं या फिर मैं क्लाउड डेटाबेस की जो अप्रोच है मैं उसको यूज़ करूं। अगर मेरे पास एक जैसे ये ई कॉमर्स, ये एक मेरा एक मॉल है। ठीक है, तो उसमें मेरे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स है, ग्रोसरी वगैरह इस चीज़ों का आइटम्स है, और मेरे पास जो डाटा है वो कस्टमर के उनसे रिलेटेड है। ठीक है, और मेरे पास इन्वेंट्री के भी डाटा है काफ़ी। ठीक है, प्राइस के भी डाटा है। तो इन सब डेटास को अगर मेरे को मैनेज करना है, ठीक है, तो मैं अगर ट्रेडिशनल अप्रोच का इस्तेमाल करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ मेरे को क्या लेने पड़ेंगे, एक्सपेंसिव हार्डवेयर लेने पड़ेंगे। ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए आईटी का स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अगर मेरे पास अगर कस्टमर काफ़ी बढ़ जाते हैं या एक टाइम पे ऐसा होता है कि भाई काफ़ी फेस्टिवल टाइम पर रश हो जाता है और मेरे को उस डेटा को भी मैनेज करना है, तो मुझे और ऐसे अपने प्रीमाइसिस में और ऐसे हार्डवेयर्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और आईटी स्टाफ को हायरिंग करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस अप्रोच से चलता हूं तो ये मेरा कहलाता है ट्रेडिशनल डेटाबेस की अप्रोच। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं क्लाउड डेटाबेस को अडॉप्ट करता हूं, इस अप्रोच को अब इस अप्रोच को मैं अगर इसको लेके आता हूं तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, क्लाउड डेटाबेस में हम यूज़ कर सकते हैं AWS का। ठीक है, GCP का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे को किसी भी एडिशनल हार्डवेयर को लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारे को किसी एडिशनल आईटी स्टाफ के एम्प्लॉय को उसमें हायर करने की या उसको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ये मेरा ये चीज़ संभालेगा इतने डाटा को। मैं ईजीली
क्लाउड पे अपने डेटा को इजीली उसको मैनेज कर सकता हूँ, असेस कर सकता हूँ। बस मेरे पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरे सिक्योर है जो भी मेरा डाटा है वो पूरी सिक्योरिटी के साथ होता है, और मैं इजीली इस अप्रोच को इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मैं क्लाउड डेटाबेस को इस्तेमाल करता हूँ अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेज है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई हो कि क्लाउड डेटाबेस क्या होता है और ट्रेडिशनल डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। अब हम इसके कुछ फीचर्स को देखते हैं, फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके फीचर्स है क्लाउड डेटाबेस है कि असेसिबिलिटी, मतलब असेस्ड ओवर द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग वेब इंटरफेसिस और एपीआई के थ्रू भी, वेब इंटरफेसिस के थ्रू भी, कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू मैं अपने डाटा को असेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसका एक फीचर है। दूसरा फीचर है स्केलेबिलिटी, कि भाई ज़रूरत पड़ने के अनुसार, मैं अपने डिमांड बढ़ने के अनुसार मैं अपने जो रिसोर्सेज, जो मेरे सर्वर्स वगैरह या जो भी मेरे को बढ़ाना है ताकि मेरा डाटा जो है वो इजीली बढ़ सके, ठीक है। अगर ऐसा कोई डिमांड आती है तो मैं स्केल भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो रिसोर्सेज कैन बी स्केल्ड और डाउन इजीली, कम ज़्यादा मैं कर सकता हूँ मेरी डिमांड के अनुसार। थर्ड है मैनेज सर्विस, मतलब कि द क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल मेंटेनेंस, अपडेट एंड बैकअप। जो हमारे क्लाउड प्रोवाइडर कौन कौन से, जैसे मैंने बताया AWS है, GCP है, एज्योर है, तो ये हमारे क्लाउड प्रोवाइडर है जिसकी भी अगर हमें सर्विस चाहिए तो वो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी करते हैं, इसकी अपडेट भी लेके आते हैं और बैकअप की भी पूरी सुविधा इसमें रखते हैं, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अगर मेरा जो डेटा है वो कहीं किसी भी सर्वर पे कहीं से भी अगर वो फेल हो जाता है, ठीक है, तो मेरा वही जो डाटा है वो दूसरे सर्वर पर भी होगा और रेप्लिका वहाँ पर भी होगी, कॉपीड डाटा मेरा वहाँ पर भी होगा, तो मैं वहाँ से भी ले सकता हूँ उस डाटा को, ठीक है। तो ये चीज़ भी अगर मेरा जो ये इस तरीके से डिज़ाइंड है कि अगर डाउन टाइम होता है तो मेरा डाटा रेप्लिकेशन इसमें सिक्योर है, डाटा कहीं से भी, मैं किसी भी सर्वर से मेरे को मिल जाता है। ये जो चीज़ है, ये हाई अवेलेबिलिटी, ये क्लाउड डेटाबेस में भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। एंड फिफ्थ है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि पे एज यू गो मॉडल, मतलब कि अगर मुझे किसी क्लाउड प्रोवाइडर की अगर जिस सर्विस का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे उतने ही पैसे देने हैं, मुझे फालतू में कोई पैसा नहीं देना है। जितनी सर्विसेज का मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे केवल उतना ही पे करना है, मुझे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की पेमेंट नहीं वगैरह करनी है, ठीक है। और कोई हार्डवेयर वगैरह या रैम CPU उसमें मेरे को स्केल करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितनी सर्विस का इस्तेमाल कर रहा हूँ उतनी ही मुझे देनी है। तो ये इसके फीचर्स हैं इसके क्लाउड बेस्ड डेटाबेस के, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। थोड़ा और देखते हैं हम इसमें टाइप्स के बारे में समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि देखिए 3 तरीके के होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। पहला है रिलेशनल क्लाउड डेटाबेस। जब हम रिलेशनल डेटाबेस पे काम करते हैं तो हम रिलेशनल क्लाउड डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम SQL का यूज़ करते हैं क्वेरीज के थ्रू। अब इसके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल है, जैसे Amazon RDS है, गूगल क्लाउड SQL है, ठीक है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस में हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं Amazon DynamoDB का, MongoDB एटलस का। ये Amazon DynamoDB है और ये MongoDB एटलस है, ठीक है। ऐसे हमने ऊपर देखा Amazon RDS, उसका ये लोगो है। गूगल क्लाउड SQL का ये लोगो है, ठीक है। और थर्ड है हमारा हाइब्रिड क्लाउड डेटाबेस। हाइब्रिड क्लाउड डेटाबेस में हम इस्तेमाल करते हैं ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस का, ठीक है। तो ये सब इसके टाइप्स हैं। अब कुछ इसके एडवांटेजेस है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो एडवांटेजेस जो है वो ये कहते हैं कि भाई नो हार्डवेयर मेंटेनेंस, हमारे को किसी हार्डवेयर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हम पे एज यू गो सर्विस मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी हम सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं हमें उतना ही पैसा देना होता है। तो हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर मैनेज्ड बाय द प्रोवाइडर, जो प्रोवाइडर है वो ही मैनेज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है हमारा स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल। हम स्केल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, और फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हमारे को ज़रूरत नहीं है तो हम उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो हमारे वर्कलोड पे डिपेंड करता है, मतलब एडजस्ट रिसोर्सेज डायनामिकली बेस्ड ऑन
योर वर्कलोड। थर्ड है डिजास्टर रिकवरी बिल्ट इन बैकअप एंड फेलियर फॉर डाटा प्रोटेक्शन। जी हाँ बिल्कुल, अगर हमारा जो डाटा है वो किसी एक सर्वर पर है और वो वहाँ पे फेल हो जाता है, या फिर कहते हैं ना एक मतलब वहाँ से ये मेरा जो काफ़ी सारे सर्वर है यहाँ से मेरा मान लीजिए डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो मेरा जो डाटा है वो यहाँ पर भी रेप्लिका होगा, तो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ डाटा को। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन भी रखता है इस चीज़ की, ताकि फेलियर ना हो, और बैकअप की भी सुविधा यहाँ से हमारे को मिल जाती है। अब फोर्थ एडवांटेज है यहाँ पे ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि हम असेस कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से, बस हमारे को शर्त ये है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये थी इसकी कुछ एडवांटेजेस जिससे हमने अभी देखा। अब हम बात करते हैं क्लाउड डेटाबेस की कुछ डिसएडवांटेजेस की भी। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट। जी हाँ, जब हमारे को इसको इस्तेमाल करना तो हम डिपेंड हो जाते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, तो इसमें रिक्वायर है रिलायबल इंटरनेट एक्सेस। जी हाँ बिल्कुल। सेकंड है डिसएडवांटेज कि सिक्योरिटी कंसर्न, डाटा इज स्टोर्ड ऑन थर्ड पार्टी सर्वर रेजिंग प्राइवेसी कंसर्न। अब ये थर्ड पार्टी पे सर्वर पर ये हमारा डाटा स्टोर्ड है, तो थोड़ा सा प्राइवेसी का भी कंसर्न, चिंता हमारी थोड़ी बढ़ जाती है यहाँ पे। थर्ड है कॉस्ट ओवर टाइम, लॉन्ग टर्म अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग टर्म कॉस्ट में एक्सीड ट्रेडिशनल डेटाबेसेस इन सम केसेस। तो ट्रेडिशनल डेटाबेस जैसी ही जो कॉस्ट है वो थोड़ी बहुत ऐसी हो जाती है अगर हम इसको लॉन्ग समय तक इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी जिसे अभी हमने जाना। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई हो। तो अब हम बात करते हैं इन मेमोरी डेटाबेस की और समझते हैं कि इन मेमोरी डेटाबेस क्या होते हैं। तो इसमें डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एन इन मेमोरी डेटाबेस, जिसे हम IMDB भी कहते हैं, तो एन इन मेमोरी डेटाबेस इज अ डेटाबेस दैट प्राइमरीली स्टोर्स डेटा इन द सिस्टम्स मेन मेमोरी लाइक रैम rather than on traditional disk storage. This design significantly improves performance and reduces latency, making it ideal for application that requires real time data processing. क्या मतलब है इसका? INDB इन मेमोरी जो डेटाबेस होते हैं ये वे डेटाबेस होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं सिस्टम की मेन मेमोरी में, जैसे रैम में। ठीक है, इसमें हम ट्रेडिशनल डिस्क का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे हमारी हार्ड डिस्क या SSD हुई ना, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो हम इसमें जो डाटा को स्टोरेज करने का जो इस्तेमाल करते हैं वो हम यूज में लेके आते हैं रैम को, मेन मेमोरी को लेके आते हैं। ठीक है, इसमें इसका जो मेन फोकस है स्पीड और लो लेटेंसी होता है, जो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें हम क्या है कि ताकि जो लेटेंसी है वो रिड्यूस की जा सके, इसलिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। और जब हम रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं, जब हम उसमें बहुत ज़्यादा इन मेमोरी डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है कि इसमें ट्रेडिशनल जो डेटाबेस होते हैं उसमें डिस्क जो स्टोरेज होती है उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल डेटाबेस की बात करें तो उसमें जो डेटा है हम उसमें यूज, जैसे हमारे हार्ड डिस्क हुई है SSD हुई है, हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, जो रीड राइट ऑपरेशन के दौरान काफ़ी स्लोवर हो जाते हैं। लेकिन जब हम इन मेमोरी डेटाबेस की बात करते हैं तो हम रैम में डाटा रखते हैं, इस वजह से जो ऑपरेशन है वो काफ़ी लाइटनिंग और फास्ट हो जाता है, इसलिए हम रैम में करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल डिस्क की बात करते हैं तो उसमें जब हम स्टोरेज करते हैं तो जो ऑपरेशन है वो काफ़ी स्लो हो जाता था। तो उस लेटेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम इन मेमोरी डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहला है हाई स्पीड असेसिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी इन मेमोरी इज मच फास्टर देन फ्रॉम द डिस्क स्टोरेज। जब हमें डाटा को असेस करना है तो हम जो हमारी स्पीड होएगी मेमोरी की वो ज़्यादा हो जाती है अगर हम IMDB का यूज़ करते हैं डिस्क स्टोरेज की कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि इसकी लो होती है, इसकी स्पीड स्लो होती है और इसकी हाई होती है, तो इसका फीचर है कि इसमें हाई स्पीड हमें मिल जाती है। सेकंड है हमारा परसिस्टेंस ऑप्शन। सम इन मेमोरी डेटाबेसेस ऑफर मैकेनिज्म टू पीरियडिकली सेव डाटा टू डिस्क
फॉर ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, इसमें ये भी इसका एक फीचर है, ठीक है। थर्ड है हमारा कि स्केलेबिलिटी, इजीली स्केलेबल किया जा सकता है लार्ज डेटा सेट को इन मेमोरी। लो लेटेंसी है, बिल्कुल हम तो इस समय जो डिस्क स्टोरेज है उसमें यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हम रैम में यूज़ करते हैं, इसलिए लो लेटेंसी है। तो आइडल है फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ है इसके फीचर्स किसके, इन मेमोरी डेटाबेस के। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन मेमोरी डेटाबेस की। तो ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब कि डेटा एग्जिस्ट ओनली इन मेमोरी एंड इज लॉस्ट व्हेन द सिस्टम इज रिस्टार्टेड। जब हम सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं तो जो हमारा डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें डेटा जो है वो एग्जिस्ट करता है ओनली इन मेमोरी, ना कि हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह में नहीं होता, ठीक है। तो वोलेटाइल है। अच्छा, इसका जैसे एग्जांपल है, हम रेडिस का इस्तेमाल करते हैं नॉन परसिस्टेंट मोड पे। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि पीरियोडिकली राइट्स डाटा टू डिस्क, पीरियोडिकली राइट्स डाटा टू डिस्क टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी। तो ये है परसिस्टेंस का मतलब कि हम डेटा को राइट करते हैं डिस्क में ताकि ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल है मैम एसक्यूएल जो कि सिंगल स्टोर है, अब जो सिंगल स्टोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इन मेमोरी डेटास के कुछ टाइप्स है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम इसमें कुछ और देखते हैं। जी, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस जो है इसके, अल्ट्रा फास्ट परफॉर्मेंस हमारे को देता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग देता है, सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर हमें देता है, ठीक है। अल्ट्रा फास्ट परफॉर्मेंस का मतलब कि रिड्यूस करता है रिस्पॉन्स टाइम को। रियल टाइम प्रोसेसिंग मतलब कि सुटेबल है फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग इंस्टेंट रिजल्ट। जैसे होता है ना हमारे को रियल टाइम बेस पे कुछ काफ़ी सारी एप्लीकेशन उनके लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है ये, ठीक है। सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर है इसका, ठीक है। ये एलिमिनेट करता है इनपुट आउटपुट डिस्क को, रिड्यूस करता है कम्प्लेक्सिटी को, इसलिए इसका सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट, रैम हमारे को काफ़ी एक्सपेंसिव चाहिए क्योंकि हमारा जो भी डाटा है वो रैम में स्टोर हो रहा है, इसलिए हमारे को मोर एक्सपेंसिव लगता, काफ़ी खर्चा आता है रैम को लेने के लिए, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल डिस्क की अगर हम बात करें स्टोरेज के लिए, तो एक तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। सेकंड है लिमिटेड डेटा साइज, रिस्ट्रिक्टेड है कि भाई अगर आपकी रैम की जितनी मेमोरी है हम उतना ही डेटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वोलेटिलिटी मतलब विदाउट परसिस्टेंस मैकेनिज्म डाटा कैन बी लॉस्ट ड्यूरिंग पावर फेलियर। अगर पावर फेलियर मतलब लाइट चलेगी तो फिर समझ लेना आपका डाटा भी गया। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, किसका, इन मेमोरी डेटाबेस का। तो आई होप आपको इन मेमोरी डेटाबेस अच्छे से समझ आ गया होगा और हमने आज हर डेटाबेस जो हमारे 5 डेटाबेस है उसको अच्छे से समझा और जाना कि क्या क्या ये डेटाबेसेस काम करते हैं। डेटाबेस के बारे में हमने जाना, इनके टाइप्स के बारे में जाना, काफ़ी रियल लाइफ एग्जांपल्स में हमने बात करी। तो आई होप आपको ये आज की क्लास हमारी बहुत पसंद, तो उम्मीद है आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी। आज हमने बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा डेटाबेस के बारे में और काफ़ी रियल लाइफ यूज़ केसेस को भी देखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अब पता लग जाए कि भाई डेटाबेस क्या होता है और कितने तरह के डेटाबेसेस होते हैं। तो डेटा को समझने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी क्लास थी क्योंकि हमने, आपको पता है कि मैं एक फाउंडेशनल सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ क्योंकि हमें डेटा साइंस को पढ़ना है और अच्छे से उसमें अपना करियर बनाना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि डेटा क्या होता है, इससे पिछले वाली वीडियो में आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा होगा तो। और इसमें हमने कवर किया डेटाबेस के बारे में। अब आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे डेटा साइंस की मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को और रोड मैप टू लर्न डेटा साइंस के बारे में। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो आपको प्रेस करना ही है ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आती है आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और अगर आपको जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।